नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा कोरोना की शाम को आज 23 मई आपके लिए और आपके साथ पढ़ रही हूँ पूनम सिंह की कुछ कविताएं। मैंने नाम लेने से पहले हल्का सा विराम इसलिए लिया क्योंकि पूनम जी मेरी मौसी हैं रिश्ते में, क्योंकि मेरी माँ की कॉलीग हैं। लेकिन मैं इस रिश्ते से इन्फ्लुएंस्ड होकर कुछ भी नहीं कह रही। ये जिस किताब से मैं कविताएं पढ़ रही हूँ, ये प्रकाशन संस्थान से प्रकाशित किताब है। इसका ब्लर्ब अनामिका जी प्रसिद्ध कवयित्री ने लिखा है और स्त्री कविता की चेतना को बखूबी पकड़ते हुए लिखा है। बहुत सी बातें हैं इन कविताओं में और मैं सीधा सीधी कविताएं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ। हो सकता है कि उनको पढ़ने के बीच में या उसके बाद में दो चार बातें अपनी ओर से व्याख्या में अपने पाठ के बाद की अनुभूति में आपके साथ साझा करूँ। लेकिन थोड़ा सा परिचय मैं मौसी का इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि माँ की कॉलीग तो हैं और उस तरह ही मेरी उनसे भेंट हुई। लेकिन उनको पढ़ा भी था। हंस में उनकी एक कहानी प्रकाशित हुई थी। एक गांव है भूमियारों का बहुत प्रसिद्ध, बेला बिलासपुर, उसको लेकर एक दलित लड़के के साथ प्रेम को लेकर एक और कहानी। और इस तरह से जाति प्रथा पर भी इनकी कहानियों में बहुत चोट है। सांप्रदायिक मुद्दों पर भी बहुत चोट है। हमारी जो सांप्रदायिक अस्मिता है जो मिटाए ही नहीं मिटती। हम अचरज करते हैं कि इतना पढ़ लिख कर हम कैसे इतने धार्मिक हो सकते हैं। बहरहाल तो अभी मैं जो कविताएं पढ़ूंगी वो उनका स्वभाव दूसरा है, उनका मिजाज मेरे वाला है। वो काफ़ी कुछ मनोवैज्ञानिक कविताएं भी हैं और पर्यावरण से मुखातिब कविताएं हैं। और हमारे शहर यानी शहर मुजफ्फरपुर से मुखातिब कविताएं हैं। यहाँ की परिस्थितियों से, बाढ़, बारिश, प्रेम। गीता श्री का एक बहुत चर्चित लेख है या शायद कहानी है। उन्होंने कई लेख भी लिखे हैं बहुत अच्छे, उम्दा, और कहानियाँ भी उनकी बहुत चर्चित रही हैं। मेरी भी किताब है कविताओं की बहस, पार की लंबी धूप, और उसके बाद प्रत्यंचा में भी, उसमें भी बहुत बातें ही आई हैं। हम भारत देश में पर्यावरण की विभीषिकाओं से ही जूझते हैं। हम उनको कभी नहीं एंजॉय कर पाते। बारिश होते ही वाटर लॉगिंग होती है, गुड़गांव से लेके बैंगलोर तक। तो वो तो गुड़गांव और बैंगलोर है, लेकिन शहर मुजफ्फरपुर में ये हालत बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ जो म्यूनिसिपल और सैनिटेशन व्यवस्था है बहुत ख़राब हो जाती है। आप कहेंगे कि बात कविता की और इतनी गैर साहित्यिक बातें मैंने शुरू कर दी, लेकिन नहीं, मैं कहूँगी कि साहित्य को बिल्कुल इस दलदल में उतरना है। मेरी तो कुछ कविताएं सीधा सीधी नालियों पर लिखी गई हैं, सब बिखरी हैं, एकत्रित करके मैं ला रही हूँ। तो इसमें उतरना है हमें। मनोवैज्ञानिक कविता है, पर्यावरण से मुखातिब, और इसमें आप देखिएगा कि झरने भी आएंगे, देशी भी विदेशी भी। पूनम मौसी के बेटे अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प बात है मौसी के विषय में। मैं मौसी इसलिए कहूँगी क्योंकि हम अपनी प्राचार्य को भी हाल तक के वर्षों में दीदी कहते रहे थे। ये मैम का कल्चर विदेशी है। मैं उस संस्कृति में बड़ी हुई जो मोहन राकेश की जो एक कहानी है, छोटी सी चीज़, कि उससे ग्रीटिंग हमेशा गलत हो जाती है और वो विदेशी पादरी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपने गुड इवनिंग को गुड आफ्टरनून ही कह दिया 3:30 बजे तो कोई बात नहीं, कोई आसमान नहीं गिर रहा, खुश रहो, छोटी सी चीज़। तो वही बात है। तो पूनम मौसी को मैं बहुत श्रद्धा और बहुत प्यार के साथ मौसी कह रही हूँ यहाँ। पूनम मैम को, पूनम जी को, बहुत चर्चित कहानीकार कवयित्री हैं और मेरी बॉस भी है। थोड़े समय मैंने यहाँ एमडीडीएम में पढ़ाया था, तब मेरी बॉस थी वो, और उससे पहले पुष्पा गुप्ता जी। तो उसके बाद फिर मैंने विराम लिया है अभी पढ़ाने से। लेकिन खैर, मैं हिंदी भी पढ़ा रही थी, फिर हिस्ट्री भी पढ़ा रही थी। खैर, मैं सीधा कविता पढ़ दूँ। पहली कविता का शीर्षक है पृथ्वी कहाँ हो तुम। पृथ्वी कहाँ हो तुम, कोरोना काल में और गौर से सुनिए, है ना, पृथ्वी को पुकारती हुई कविता। लंबे समय से प्रतिकूल लहरों के बहाव में हूँ, नहीं जानती पानी का यह रेला कहाँ बहा ले जाएगा मुझे। विकराल जलप्रपातों की उत्ताल लहरों पर मैं चित्त पड़ी हूँ या पट, मुझे नहीं मालूम। मेरी आंखों के सामने न कोई वस्तु है, न विचार, न प्रतिकार है, न स्वीकार।
बस कोहरे का एक समुद्र है जिसका न कोई ओर है न छोर। निष्क्रिय आवेग से भरी मेरी चेतना में शत शत सूर्य के तिरोहित होने का नीला अंधकार व्याप्त है। आकाश गंगा में डूब गए हैं पहले नक्षत्र, रूप गंध रस गंध से भरी पृथ्वी, रूप रंग रस गंध से भरी पृथ्वी कहाँ हो तुम। इतनी सुंदर कविता है। इसमें एक और स्टैंजा है। ओ मेरी आत्मा की राग भरी रोशनी, ओ मेरी आत्मा की राग भरी रोशनी कहाँ हो तुम। धरती का धीरज लेकर गहन गुह्य लोक में विस्थापित मेरी चेतना तुम्हें टेर रही है। पृथ्वी 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 कहाँ हो तुम। मैं भी पूछ रही हूँ, पृथ्वी 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 कहाँ हो तुम। और इसका जवाब जो पृथ्वी दे रही है वह यह है कि मैं बिल्कुल यहाँ हूँ। तुमने मेरे ऊपर गलत सही जलधाराएं बहाई हैं, तुमने मेरे जल को कहीं ढंग से न संचित किया, न कहीं रहने दिया, बल्कि उसको केवल प्रदूषित किया और मेरे जलप्रपातों की छवि केवल खींची, लेकिन उनकी याद तुम्हारे साथ नहीं रही। तो अब तो कोरोना काल में अपने घर की कैद देखो, मेरी हवा कितनी साफ़ हो गई कि तुम्हारी सीतामढ़ी से नज़र आ रहा है हिमालय, सिलीगुड़ी से नज़र आ रहा है, क्या बरेली से नज़र आ रहा है हिमालय। हवा, ये हवा और प्रदूषण का खेल है दोस्तों। तो ये थी कविता पृथ्वी कहाँ हो तुम। और ये पृथ्वी की आवाज़ है, जैसे कभी आप अपनी नज़रों से, है ना, कभी आप अपनी नाक से, कभी आप अपने कान से सुनते हैं जब चिड़िया बोलती है, वो भी पृथ्वी की आवाज़ है ना। रूप रंग रस गंध से भरी पृथ्वी तुम कहाँ। अगली कविता का शीर्षक है रेजानी पानी। आज फिर किले के भीतर कोई बियाबान सन्नाटा चीखा था। मैंने सुनी थी वह चीख ढही मेहराबों दर की दीवारों के बीच। पकड़ना चाहा था उसे अतल अंधेरे के किसी कोने में, लेकिन गुंबदों पर चमगादड़ उड़ने लगे थे। लेकिन गुंबदों पर चमगादड़ उड़ने लगे थे। मुझे याद आया समुद्र तट पर उस दिन उत्ताल लहरों के बीच एक सोन मछली बार बार मुंह उठाकर कुछ कहना चाह रही थी मुझसे, लेकिन लहरों का गर्जन लील गया था उस अनकहे को। तब से एक अजीब सी छटपटाहट है मेरे भीतर। समुद्र के शोर और किले की नीरवता के बीच मैं कहाँ हूँ, किधर। गहराते समय के भीतर एक ठोस सैलाब की तरह मैं घुमड़ रही हूँ, पृथ्वी की आँखों में उतर रही हूँ, सीढ़ियाँ लांघती किले की भीतरी तहखानों में चढ़ रही हूँ बार बार। समुद्र की उत्ताल लहरों के साथ किले के सबसे ऊपरी गुंबद पर मेरी हाँफती सांसों में पानी का शोर बढ़ने लगा है। मेरे थके पैरों में टूटे घुंघरुओं की नीरवता व्याप्त है। कई कई पर्वतों कटिबंधों को पार कर मैं ढलान की राह होती विशाल मरुभूमि के अंतस में सुकून की सांस बन ठहरी हूँ। किले की नीरवता और समुद्र के शोर से बहुत दूर मैं यहाँ हूँ, इधर। सदियों पुरानी मरु प्रदेश की कुंडी के भीतर रेजानी पानी। और कवयित्री ने रेजानी पानी की खुद व्याख्या की है, इसलिए मैं आपको क्यों बताऊं, मैं पढ़ती हूँ। रेजानी पानी कुंडी में सहेजा जाता है। राजस्थान में हर जगह कुंडियाँ हैं। पहाड़ पर बने किलों में, मंदिरों में, पहाड़ की तलहटियों पर, घर के आंगन में, गांव में, रेत में, खेत में, हर जगह कुंडियाँ होती हैं। इन कुंडियों में पानी हमेशा स्वच्छ और निर्मल बना रहता है। यह पानी जीवनदायिनी होता है। और ये देखिए इसका कवर पेज, ये इस तरह के किसी एक किले से पानी ले जाने वाली स्त्री की तस्वीर है।
और अपनी मेरी एक कविता मुझे याद आ रही, मैंने इस कविता को उसके बाद पढ़ा, खुदीराम बोस के शहर से। वो कविता कुछ इस तरह से है कि वो रिश्ता जो पानी का प्यास से है, जिसे सबसे बखूबी देखा जा सकता है रेत पर चलने वाली स्त्रियों के जूतों की छाप में। कितना कठिन होता है इस तरह से पानी को लेकर आना समूचे घर के लिए। बहुत सी कविताएं हैं इस पर, प्रयाग शुक्ल की हैं, बहुत सी कविताएं हैं इस पर, नंद भारद्वाज की हैं, और ये सभी उम्दा कविताएं हैं। लेकिन ये कविता कितनी खूबसूरत थी, ऐसा लगा कि आपको किले में भी ले गई अपनी तलाश करती करती और मरुभूमि पर लाकर खड़ा कर दिया, और आप प्यास से नहीं मरे इसलिए रेजानी पानी का पता भी बता दिया। तो इसको कहते हैं कविता। दोस्तों, एक और मैं इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला में पढ़ रही हूँ आपके लिए। आगे इस संग्रह से कुछ और पढ़ूँगी, अनब्याही लड़कियों की बातें वगैरह वगैरह। वो सदानंद शाही जी की भी इस विषय पे कविताएं हैं। इस कविता का शीर्षक है खून फड की उड़ान। और मैं चलिए बाद ही में पढ़ती हूँ कि ये खून फड क्या है। खून फड की उड़ान। अभी सुनीता जी ने, डॉक्टर सुनीता गुप्ता जी ने लाइव किया था, जिसको मैंने पूरा सुना। वो अच्छी उभरती हुई आलोचक हैं, प्राध्यापिका हैं, अच्छी कवयित्री भी हैं, अच्छी चिंतक विचारक हैं हिंदी की, हमारे बिहार की एक बहुत उभरती हुई शख्सियत। तो उन्होंने भी इन कविताओं पर बहुत विस्तार से बात की थी, और भी कई कविताओं पर। बुझ गई हैं तमाम बत्तियां शहर की, अंधेरे का सैलाब बहा ले गया है रंग रोशनी के सारे विन्यास। बिना चेहरे वाली आकृतियां औंधी लटकी हैं पेड़ों से, डूबते सूरज के मस्तूल पर हवा बैठा है। ये दूसरी बार है कि एक चमगादड़ सी आकृति, ये वेताल तो नहीं ही है, चमगादड़ सी आकृति कोरोना काल में हमारे पास इन कविताओं में आ रही है। मैं एक बार फिर पढ़ रही हूँ। बुझ गई हैं तमाम बत्तियां शहर की, अंधेरे का सैलाब बहा ले गया है रंग रोशनी के सारे विन्यास। बिना चेहरे वाली आकृतियां औंधी लटकी हैं पेड़ों से, डूबते सूरज के मस्तूल पर हवा बैठा है। इस प्रलयंकारी रात में भय से कांपती मेरी छोटी बहन अपने नवजात शिशु के सिरहाने कजरौटा ढूंढती, व्याकुल स्वर में कह रही है मुझसे, दीदी इच्छाओं की प्रेतात्माएं बेखौफ गलियारों में घूम रही हैं, तुम वातायन बंद कर दो। और मैं निर्भय निरातंक दूर कहीं गरजते जल प्रपात के ऊपर खून फट के पंखों की उड़ान देख रही हूँ। चीन की प्राचीन नीति कथा में खून नाम की एक मछली का जिक्र है। ये कविता के बाद का नोट्स है। उत्तरी सागर में रहने वाली इस मछली की लंबाई चौड़ाई कई हजार मील तक की थी। कालांतर में इस मछली ने पक्षी का रूप धारण कर लिया था, जिसके कारण इसका नाम फड पड़ा। इस तरह यह खून फड हो गई। कहा जाता है एक बार यह गुस्से में भरकर उड़ा। उस समय इसके पंख आकाश में फैले बादलों की तरह दिखाई दे रहे थे। यह अपनी पीठ पर पूरा आसमान उठाए जा रहा था। इसके विकराल रूप को देखकर दिगंत कांप उठा था। इसकी उड़ान से दिशाएं प्रकंपित हो उठी थी। ये देशज में प्रकाशित कविता है 2008 में। लेकिन अभी कोरोना काल में देखिए, लगता है कि जैसे चीन का खून फड हमारे सामने है ना। तो मैं अब और क्या कहूँ दोस्तों, खून फड की उड़ान के साथ आपको छोड़ती हूँ और फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत नमस्कार और बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आशा है कि आपको मेरा पाठ पसंद आया। जो कविताएं मैं चुनती हूँ मशहूर कवियों की, सब पसंद आए।